नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शमीर। आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज चैनल को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मैंने लगभग हर सेक्शन से क्वेश्चंस ऐड किए हैं, जिसमें एचपी जीके, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री। तो कोशिश करना वीडियो को लास्ट तक देखने की। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। और हो सके तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि काफ़ी मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए और आप सभी का सपोर्ट चाहिए मुझे। अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ही वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। ऑपोजिट वर्ड आपको फाइंड आउट करना है डिलीटीरियस का। डिलीटीरियस का मतलब होता है हानिकारक, तो ऑपोजिट वर्ड इसका ऑब्वियसली होगा बेनिफिशियल। बी इज़ राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है किसी के साथ अपनी दिल की बात शेयर करना। तो ये जो कंसील है इसका मतलब होता है बातें छुपाना, ये सही इसका ऑपोजिट वर्ड है। रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है तगड़ा, यानी कि शक्तिशाली। तो ये जो फीबल है, कमज़ोर। सी इज़ राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेसिफिक। इसका मतलब होता है विशेष। ये जो बी ऑप्शन है वैग, इसका मतलब किसी भी चीज़ के लिए विशेष नहीं होना। उसके बाद दोस्तों एजिटेटेड। एजिटेटेड का मतलब होता है अशांति, उथल पुथल, यानी कि बी इज़ राइट आंसर। अगर मैं ऑपोजिट वर्ड की बात करूं, इसका मतलब होता है शांति। उसके बाद चार ऑप्शंस आपको मिलते हैं और बोला जाता है इनमें से एक ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट स्पेल्ड है, तो उसको फाइंड आउट करिए। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, वेट यानी कि भार, बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है इंग्लिश में। डेप्रिशिएट। दोस्तों डेप्रिशिएशन का मतलब होता है मूल्य कम होना। तो ये जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ऐसे ही इसकी स्पेलिंग्स होती हैं। परज्यूरी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका मतलब होता है गलत सबूत, फॉल्स एविडेंस। उसके बाद कमिटी। अब दोस्तों कमिटी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू पीपल फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस इज कॉल्ड कमिटी। तो ये जो ए ऑप्शन है सही है, बिल्कुल ऐसे ही इसकी स्पेलिंग्स लिखी जाती हैं। अब दोस्तों रिकमेंडेड। रिकमेंडेड का मतलब होता है सुझाव। तो यहाँ पे ये जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ऐसे ही इसकी स्पेलिंग्स होती हैं। ये एचपी जीके का क्वेश्चन है। जगत सुख ये राजधानी रह चुकी है किस राज्य की? कुलूता। कुलूत जो है दोस्तों ये बेसिकली समकालीन है त्रिगर्त का, काफ़ी प्राचीन ये राज्य था, हिमाचल रीजन का क्षेत्र था। उसके बाद चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? तो दोस्तों सिंपल से आंसर नहीं मिलेंगे आपको एग्जाम में, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको नन ऑफ दीज मिलता है, समझ आइए ये इसका आंसर हो सकता है। 70% चांसेस होते हैं इसके। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? चंद्रभागा। दो नदियों से ये मिलकर बनती है नदी, चंद्रा और भागा से, ये जो चिनाब नदी है। तो महाभारत के समय में से चंद्रभागा कहा जाता था। 5 प्रमुख नदियाँ हैं हिमाचल की, तो इनको अच्छे से पढ़ लो। इनकी सहायक नदियाँ वगैरह वगैरह यहाँ से प्रश्न बनते हैं। हिंदी व्याकरण की बात करूँ तो समास काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे दोस्तों बोला गया है निडर में समास है। सही आंसर होगा अव्ययी भाव। बी इज राइट आंसर। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कितने समास के भेद हैं हिंदी व्याकरण में? दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल जैसे इंग्लिश टफ देखने को मिलती है आपको एग्ज़ाम्स में, वैसे ही हिंदी के भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। आदित्य का इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? उपत्यका। आदित्यका की बात करूं तो मैदानों को कहा जाता है, और ये जो उपत्यका है ये बेसिकली घाटियों को यानी कि वैलीज को कहा जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करूं तो हिंदी में से कहा जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो प्रतिज्ञा भय को दूर करती हो तो उसे कहा जाएगा अभयदान। डी इज़ राइट आंसर। तत्सम शब्द है। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कौन से शब्द तत्सम होते हैं और कौन से तद्भव। तत्सम शब्दों की बात करूं तो ये बेसिकली संस्कृत से शब्द लिए जाते हैं, और हिंदी में जो शब्द होते हैं उन्हें कहा जाता है तद्भव। तो दंत
यानी कि ए राइट आंसर है। ये एक तत्सम शब्द है। उसके बाद शुद्ध शब्द है, इंग्लिश में से करेक्ट स्पेल्ड कहा जाता है इक्तारा। ये जो ए ऑप्शन है सही है। उसके बाद यौगिक शब्द है। अब क्वेश्चन ये बनता है यौगिक शब्द कौन से होते हैं। तो ऐसे शब्द जो दो या फिर दो से ज़्यादा शब्दों से बनाए जाते हैं, जैसे शिवाले, ये बिल्कुल सही आंसर है, सी इज़ राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों फ वर्ण का उच्चारण शब्द है। ये जो उच्चारण शब्द या फिर उच्चारण स्थान है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं HPSSC के एग्ज़ाम्स में। तो ओष्ठ यानी कि लिप्स जो हैं ये टच हो रहे हैं जब हम फ वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों दास का पर्यायवाची शब्द है। दास का पर्यायवाची शब्द है किंकर। उसके बाद नीति आयोग क्या है, तो ये एक एडवाइजरी बॉडी है जिसमें जो भी सलाह की जाती है किसी भी चीज़ के लिए, तो बेसिकली इसका जो हेड होगा वो होगा भारत का प्रधानमंत्री। तो ये आपको याद रखना है। इंश्योरेंस सेक्टर जो है भारत में कौन संभालता है, तो ये संभालता है IRDA। ये जो IRDA है, अगर मैं इसके हेड क्वार्टर की बात करूं हैदराबाद में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी 1999 में। और आपको कमेंट करके इसकी फुल फॉर्म बतानी है। दोस्तों जब भी कोई क्वेश्चन करता हूं फ़ौरन से उसका आंसर करिए, इससे आपका नॉलेज इम्प्रूव होगा, आपको काफ़ी इसका प्रॉफिट देखने को मिलेगा इन फ्यूचर। अब दोस्तों फाइनेंस कमीशन जो है भारत में, तो ये कौन से आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद में देखने को मिलता है, तो आर्टिकल 280। ये हज़ारों बार क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, अच्छे से पढ़ लो। और मैं बात करूँगा यहाँ पे मर्चेंट बैंकिंग सर्विस की। तो भारत में कब शुरू हुई, तो ये शुरू हुई थी भारत में 1967 में। अब आपको ये भी पता होना चाहिए मर्चेंट बैंकिंग सर्विस क्या है। तो ये बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंस पर डिपेंडेंट होती है। पुराने समय में ट्रेड के लिए काफ़ी ये यूज़ की जाती थी मर्चेंट बैंकिंग। उसके बाद दोस्तों संगम, इसका प्रमुख देवता कौन था, तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो है मुरुगन। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये संगम क्या चीज़ है। ये दोस्तों बेसिकली जो स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं तमिल भाषा के, तो उनका ये समूह था और उन्होंने जो भी ग्रंथ वगैरह तमिल भाषा में लिखे थे उसे संगम कहा जाता है। तो ये बेसिकली आपको तमिलनाडु यानी कि तमिल लैंग्वेज में देखने को मिलती है। और अगर स्थान की बात करूं कहाँ ये देखने को मिला था, सबसे पहले 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, तो ये मदुराई। और आपको पता ही होगा मदुराई जो है तमिलनाडु में है। उसके बाद दोस्तों कौन सा बंदरगाह नहीं था मौर्य काल में। अब दोस्तों ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, हाई लेवल एग्जाम्स जो हैं वहाँ पे अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ध्यान देना इस बात पर। अगर मैं इस ऑप्शन को एक्सक्लूड करूँ तो ये जो 3 ऑप्शंस हैं ये बंदरगाह ही थे मौर्य काल के फेमस। लेकिन ये जो पाइथन है ये बेसिकली सातवाहन डिनास्टी, अब आपको याद आया होगा सातवाहन डिनास्टी का, तो इसका ये एक शहर था, कस्बा था पाइथन। तो ये ऑब्वियसली सही आंसर होगा क्योंकि ये बंदरगाह नहीं था मौर्य काल का। अब दोस्तों याद रहे हरिसेन काफ़ी मशहूर अपने समय में लेखक थे। तो कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं बताऊंगा आपको। तो इनके द्वारा क्या चीज़ लिखी गई है, ये लिखा गया है इनके द्वारा इलाहाबाद प्रशस्ति। अब आपको ये भी पता होना चाहिए इलाहाबाद प्रशस्ति है क्या चीज़, तो आइए देख लेते हैं इसको। इलाहाबाद प्रशस्ति जो है बेसिकली हरिसेन ने लिखा था इस लेख को। तो ये किससे संबंधित है, इसमें दोस्तों समुद्रगुप्त जो हैं काफ़ी फेमस मौर्य साम्राज्य के शासक थे, तो इनके बारे में प्रशंसा है। बोलने का मतलब ये है इनके समय में जो भी अच्छी अच्छी घटनाएं देखने को मिली वो दर्शाई गई। और इसमें बोला गया कि समुद्रगुप्त जो हैं काफ़ी शक्तिशाली थे, काफ़ी होनहार थे, काफ़ी टैलेंटेड थे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मौर्य काल कुल मिला के काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर मैं प्राचीन इतिहास की बात करूं। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रकूट राज्य का संस्थापक कौन था, तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है
दांती दुर्गा। दांती दुर्गा जो है इसने स्थापना की थी राष्ट्रकूट राज्य की। अदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात करूं रिलेटेड टू राष्ट्रकूट स्टेट या किंगडम, तो सबसे पहले मालखेड़ा जो कि कर्नाटका में है, ये इसकी राजधानी थी एंशियंट टाइम में। और कौन सी शताब्दी के दौरान राष्ट्रकूट किंगडम देखने को मिला था? 7वीं से लेकर के 10वीं शताब्दी के बीच में। अब दोस्तों हुमायूं, हुमायूं जो है बाबर का पुत्र था और अकबर का पिता था। तो आपको पता ही है इसका शासनकाल जो है भारत में ये 2 बार हुआ। पहली बार जब हुआ यानी कि 1530 में जब बाबर की मृत्यु हुई तो ये सत्ता पर बैठा, और 1539 और 1540 में इसे हरा दिया किसने? शेर शाह सूरी ने, और सत्ता को हथिया लिया मुग़लों से। लेकिन ये बाद में फिर से आया और 1555-56 के आसपास इसने क्या किया कि ये जो मुग़ल शासन है फिर से एस्टेब्लिश कर दिया भारत में। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी हैं। चौसा का युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस युद्ध का नाम था जो कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था 1539 और 40 में 2 युद्ध हुए थे। अब दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसमें ब्रिटिश कंपनी की बात करूं काफ़ी फेमस है और सबसे ज़्यादा इसने शासन किया था भारत के ऊपर। तो इसकी जो फैक्ट्री है बंगाल में, ये कब एस्टेब्लिश हुई? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले 1651 आपको याद रखना है, बंगाल में इसकी फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई थी पहली बारी। और अगर मैं पहली बार भारत में कब इनकी फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई उसकी बात करूं तो 1608 ईस्वी आपको याद रखना है। तो आपको पता ही है 1600 ईस्वी में पहली बार अंग्रेज़ जो हैं भारत में आए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश करने, लेकिन काफ़ी समय लगा। उस समय पहले तो अकबर थे, मुग़लों की बात करूं, फिर उनके पुत्र आए, लेकिन 1608 में सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर दी। फिर तो आपको पता ही है पूरा मॉडर्न इतिहास जो है, मॉडर्न हिस्ट्री जो है इन्हीं से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों जितने भी आंदोलन चलाए गए आपको पता ही है, इनका मुख्य कारण था जो अंग्रेज हैं उनके खिलाफ विद्रोह करना। कुका मूवमेंट काफ़ी फेमस है। तो इसकी स्थापना किसने की थी? बिल्कुल सही आंसर होगा भगत जवाहर माल। ये जो भगत जवाहर माल हैं बेसिकली इन्होंने 1849 में कुका आंदोलन जो है इसकी स्थापना की थी। उसके बाद दोस्तों 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 साल तक कैद किया गया था और उन्हें भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर आपको बाल गंगाधर तिलक के बारे में पता नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप जो मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक इतिहास है, उसे नहीं पढ़ते। इनके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। इन्हें दोस्तों जेल भेजा गया था कहाँ पे? मंडले। ये जो मंडले है बेसिकली आपको मिलेगा म्यांमार में। उस समय ये बर्मा के नाम से जाना जाता था। नॉर्दर्न ये जो म्यांमार है यहाँ पे आपको मंडले ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कारावास के लिए भेजा जाता था जो भी आंदोलनकारी होते थे। उसके बाद तमिलनाडु में शीतोष्ण बारिश किसके कारण होती है? दोस्तों ना सिर्फ मैं यहाँ पे तमिलनाडु की बात करूँगा बल्कि हिमाचल प्रदेश भी आप देख सकते हैं। जो बारिश हो रही है सर्दियों में ये किसके कारण हो रही है? तो ये हो रही है रिट्रीटिंग मॉनसून्स, यानी कि जो बरसात है ये वापिस आ रही है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। पहले तो वो पूरे देश में फैलती है और फिर वापिस आते टाइम वर्षा करके जाती है, ये जो मानसून की हवाएं होती हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो कोडरमा झारखंड का एक स्थान है तो ये किसके लिए फेमस है? ये बेसिकली माइका माइनिंग। और आपको पता ही होगा माइका जो है पूरे विश्व में जो भारत है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। इसका उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है, तो ये भी प्रश्न बनता है। उसके बाद ये जो वेस्टर्न कोस्ट है पर कौन सी बंदरगाह नहीं है? तो आपको पता होगा जो भी कोस्टल एरियाज़ हैं इंडिया में, चाहे यहाँ की बात करूँ या यहाँ की या फिर यहाँ की,
तो जो पोर्ट होते हैं, बंदरगाह होते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो ध्यान से देखना, ये जो 3 हैं ये बेसिकली आपको कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको वेस्टर्न साइड में इंडिया के। लेकिन ये जो टूटिकोरिन है ए, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा बिल्कुल साउथ में, यानी कि तमिलनाडु के आसपास मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी फेमस ये बंदरगाह है, किसका? तमिलनाडु का। उसके बाद दोस्तों ये जो सी बीड्स होते हैं, तो इसका जो मुख्य संसाधन है, जो सोर्स है, वो है आयोडीन। काफ़ी मात्रा में ये जो सी बीड्स होते हैं इनमें आयोडीन देखने को मिलती है। तो जो सोर्सेस हैं उनको अच्छे से याद रखो, आयोडीन का, विटामिन का, प्रोटीन का, जो भी हैं। उसके बाद दोस्तों जरावस, ये जो जरावस है ये एक ट्राइब है, जनजाति है। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि कहाँ पे ये देखने को मिलती है? तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हिमाचल की जनजातियों को अच्छे से पढ़ लो, इंडिया की जनजातियों को अच्छे से पढ़ लो। ये जो जरावास है ये बेसिकली आपको अंडमान निकोबार यानी कि लिटिल अंडमान, इसमें देखने को मिलता है। काफ़ी फेमस ये जनजाति है वहाँ की। उसके बाद दोस्तों ये जो लाल सागर है और हिंद महासागर है, कौन सी कनाल इनको जोड़ती है, कौन सी स्ट्रेट इनको जोड़ती है? तो बिल्कुल सही आंसर होगा बाबेल मंडेब, ए इज़ राइट आंसर। तो इन स्ट्रेट्स को याद रखो, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। उसके बाद ये जो सांता आना कहाँ से बहती है? तो ये बेसिकली ड्राई विंड होती है, सूखी हवा। तो ये जो सांता आना है ये बेसिकली आपको कैलिफोर्निया यानी कि यूएसए में देखने को मिलती है। डी इज़ राइट आंसर। उसके बाद आपको पता ही होगा, भारत जो है एक मजबूत केंद्र वाली संघीय प्रणाली है। तो ये संविधान के कहाँ से लिया गया है? जो भारतीय संविधान में इस प्रणाली को यूज़ किया गया है, तो यूएसए तो आपको पता ही है, इसमें तो राज्यों का दबदबा है। इसमें जो संघ है, केंद्र का संघ, इसमें मजबूती नहीं है। तो कनाडा, बी इज़ राइट आंसर, कनाडा से ये प्रणाली ली है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद बनाने की विधि किस अनुच्छेद में है? अब ध्यान देना, ये जो विधि है बेसिकली आर्टिकल 169 में है, 169। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि विधान परिषद क्या है और कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो दोस्तों जहाँ पे 2 सदन होते हैं, जिस भी राज्य में जो विधानसभा है उसमें विधान परिषद यूज़ किया जाता है। इस समय 7 ऐसे राज्य हैं इंडिया में जिनमें विधान परिषद है। तो उनके नाम याद रखना, क्योंकि 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं किसी भी एग्ज़ाम में और पूछा जाता है इनमें से कौन सा एक राज्य जो है उसमें विधान परिषद नहीं है। तो आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ये 7 ऐसे राज्य हैं जिनमें विधान परिषद मौजूद है। उसके बाद दोस्तों कौन निर्णय लेता है कि ये जो बिल है मनी बिल है या नहीं? तो काफ़ी सिंपल सा आंसर है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं पहली लोकसभा स्पीकर महिला कौन थी? आपको उनका नाम बताना है। इस समय भी महिला ही हैं, सुमित्रा महाजन, लेकिन आपको पहली महिला का नाम बताना है जो लोकसभा स्पीकर बनी थी। उसके बाद दोस्तों पंचायतों का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो ये मिलता है 243 अनुच्छेद में। पंचायतें किस अनुच्छेद में हैं, नगर पालिका किस अनुच्छेद में है, ये सब कुछ याद कर लो, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो है भारत में कब लागू हुआ था? तो ये एक्ट जो है आपको पता ही है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 2003 में ये एक्ट जो है लागू हुआ था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संशोधन 42। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों ये ऐसा संशोधन था संविधान के इतिहास में, लगभग हर आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं उनमें चेंजिंग्स लाए गए थे। और बेसिकली ये कब चेंजिंग्स हुए थे? तो ये 1976 में पारित किया गया था, पास हुआ था ये वाला जो संशोधन है। लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि उस समय इंदिरा गांधी सरकार थी और इमरजेंसी लगी हुई थी इंडिया में।
तो इसमें 3 शब्द जो हैं देखने को मिलते हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर। ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश किस राज्य की आधिकारिक भाषा है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो आपको पता ही होगा, नागालैंड। अब नागालैंड के बारे में भी कुछ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। 1963 में ये राज्य बना था भारत का। उसके बाद कोहिमा इसकी राजधानी है, यानी कि कैपिटल है। पद्मनाभा आचार्य जो हैं ये इसके गवर्नर हैं, और नेफ्यून रियो ये इसके सीएम हैं। ये आपको याद रखना है। राज्यसभा और लोकसभा सीटों की बात करूं तो एक एक सीटें हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों, किसी का भार कम कब होगा? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका कम से कम भार किस स्थान पर होगा? तो वो होगा दोस्तों सेंटर ऑफ द अर्थ। जो भी सेंटर होगा, मध्य होगा पृथ्वी का, वहाँ पर सबसे कम भार होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। उसके बाद स्प्रिंग बनाने के लिए किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? ऑब्वियसली स्टील। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन बनता है, ये जो स्टील है अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो भारत में काफ़ी बड़े पैमाने पर होती है, और अगर मैं वर्ल्ड वाइड देखूं पूरे विश्व में तो दूसरे स्थान पर है भारत। अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं, पहले पर कौन है? पहले पर है चाइना। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं दोस्तों कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस इसमें पजल होते हैं। ये जो कन्वेक्स लेंस है ये बीच से मोटा होता है, और ये जो कनकेव लेंस है ये पतला होता है। तो ये जो कनकेव लेंस है अन्य किस नाम से इसे जाना जाता है? इसे अन्य नाम से जाना जाता है डाइवर्जिंग लेंस। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि डाइवर्जिंग लेंस किस नाम से जाना जाता है? तो आपको कनकेव लेंस याद रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो पूर्व की तरफ बहती है? तो बिल्कुल सही आंसर होगा गोदावरी। बी इज़ राइट आंसर। गोदावरी नदी की बात करूं तो साउथ इंडिया की ये गंगा इसे कहा जाता है, दूसरी सबसे लंबी नदी है, काफ़ी राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा, कोई भी कमी है इसमें तो बताइए, मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना ज़रूर वीडियो को। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।